हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीज़न आइज की करंट अफेयर्स जो कि हमारी जनवरी मंथ की है। तो काफ़ी टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर रखी है, तो काफ़ी नहीं हुई, सिर्फ एक ही टॉपिक कंप्लीट हुई है, सेपरेशन ऑफ पावर। आज स्टार्ट करते हैं हम लोग फेडरलिज्म के साथ। देन यहाँ पे जो भी टॉपिक्स है उसे हम लोग कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। थोड़े डिटेल्स में मैं यहाँ पे समझाने का कोशिश कर रही हूँ क्योंकि ये सारे जो टॉपिक्स होते हैं ये आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है, ना पता कि कहाँ से क्वेश्चन आ जाए, बट मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए देखते हैं फेडरलिज्म, जिसमें हम लोग बात करेंगे यूनिक स्टेटस ऑफ दिल्ली। एक एक करके यहाँ पे भी हम लोग सारे पॉइंट्स को क्लियर करते हुए चलेंगे। सबसे पहले समझिए कि न्यूज़ में क्यों है। अभी क्या हुआ है कि काफ़ी टसल देखने को मिला है यूनियन टेरिटरीज़ और सेंटर के बीच में, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो कि ओवरलैप करते हैं। कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो कि कॉमन है, यूनियन टेरिटरीज़ को भी दिया गया है और सेंटर को भी दिया गया है। फाइन, तो इससे क्या होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, जो यूनियन टेरिटरीज़ में काम करना है, वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो जाता है। चलिए ठीक है, जो भी हुआ रिसेंटली उसे भूल जाइए। बात हम लोग करते हैं कि प्रेजेंट स्टेटस क्या है दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली को हम लोग यूनियन टेरिटरी में काउंट करते हैं, ना कि स्टेट में काउंट करते हैं। और बराबर आपको देखने को मिलेगा कि दिल्ली को स्टेट का दर्जा के लिए हमेशा डिमांड होता है। तो बेसिकली आप देखो 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, संविधान में 1991 में किया गया, जिससे कि नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया। और यहाँ पे आप देखो कि इनका खुद का डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट होते हैं और साथ ही साथ लेजिस्लेटिव असेंबली है। उसके बाद एक न्यू आर्टिकल जो कि 239AA एंड 239AB यहाँ पे इंसर्ट किया गया, जब 239A था हमारे संविधान में। अब ये दोनों आर्टिकल्स, जब हम लोग दिल्ली के बारे में बात कर रहे हैं तो दिल्ली से रिलेटेड जितने आर्टिकल्स हैं ये सब आपको याद रखने हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देखो कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है इसके पास पावर है कि कोई भी यहाँ पे आपका सब्जेक्ट जो कि स्टेट लिस्ट में है और कंकरेंट लिस्ट में है उससे रिलेटेड कानून बना सकते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट कुछ मैटर जो कि यहाँ पे एंट्रीज 1, 2, 18 में है स्टेट लिस्ट का, और 64, 65, 66 है जो कि यहाँ पे आपका लिस्ट है, और जिसमें कि यहाँ पे कहा गया है कि ये रिलेटेड है 1, 2 और 18 से। तो 1 to 18 स्टेट लिस्ट का और एंट्रीज 64, 65, 66 जो भी उस लिस्ट का है वो यहाँ पे आपका, बस इससे रिलेटेड कानून नहीं बनाना है। साथ ही अगर आप देखोगे तो कई बार यहाँ पे ओपिनियन भी डिफरेंस होते हैं। किसका? यहाँ पे एलजी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है और इनके मिनिस्टर्स का, और कोई भी मैटर में देखने को मिलता है कि यहाँ पे उनके ओपिनियन में कई बार आप टसल तो देखते ही हो कि चीफ मिनिस्टर और लेफ्टिनेंट गवर्नर में काफ़ी ज़्यादा टसल रहता है, बराबर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली में। तो यहाँ पे आप देखो पब्लिक ऑर्डर है, पुलिस और लैंड है, जो कि यहाँ पे नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली का ये यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट के अंदर है, ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट के अंदर क्या क्या है? पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड। लेकिन अगर हम लोग देखें जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट है 2021, इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये जो टर्म है गवर्नमेंट कानून में, ये लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा बनाया गया, जिसका मतलब है लेफ्टिनेंट गवर्नर। अगर गवर्नमेंट की बात करें तो सरकार किसे कहेंगे? सरकार चीफ मिनिस्टर को नहीं कहेंगे, सरकार यहाँ पे गवर्नर को कहेंगे। साथ ही जो एलजी है इनकी ओपिनियन यहाँ पे सरकार से ली जाएगी जब भी कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन लेना है। अब ये भी कहा गया कि अगर सरकार को यहाँ पे, सरकार नहीं, जैसे चीफ मिनिस्टर है, उनको अगर कोई भी लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एक्शन लेना है तो उससे पहले एलजी से ओपिनियन लेना होगा, डिसीजंस लेना होगा, ठीक है। और यहाँ पे एलजी जो है वो यहाँ पे एसेंट नहीं भी कर सकते हैं, या फिर वो पास करेंगे जो भी यहाँ पे प्रेसिडेंट को बिल को कंसीडर करने के लिए है। जो भी यहाँ पे आप देखो कि लेजिस्लेटिव असेंबली से में जो पावर है उससे बाहर जो भी रखा गया है, इट मीन्स कि लेजिस्लेटिव असेंबली में जो भी पावर है उसके परव्यू से अगर बाहर कोई भी टॉपिक है, कोई भी मैटर है, तो उससे रिलेटेड जो यहाँ पे एलजी है वो एसेंट नहीं देंगे, ठीक है। तो कई बार ये हमें टसल तो देखने को मिलता ही है, बट क्या कर सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट की भी यहाँ पे कोर्ट केसेस है, जैसे कि आप देखो कि 2021 का जो एक्ट है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, यहाँ पे 2 जज बेंच थे सुप्रीम कोर्ट के, जिनके द्वारा ये एक स्प्लिट वर्डिक्ट डिलीवर किया गया है क्वेश्चंस का, कि यहाँ पे जो आपका गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट जो 2021 है और जो सेंटर है ओवर सर्विसेज में, और रेफर किया गया है इस मैटर को 3 जजेस बेंच को लेकर। यानी कि यहाँ पे 2 जजेस बेंच है जो कि यहाँ पे डिवीजन बेंच कहते हैं, 2 जजेस बेंच जो सुप्रीम कोर्ट के होते हैं, उनके द्वारा यहाँ पे एक स्प्लिट वर्डिक्ट दिया गया कि किसके पास ज़्यादा पावर है, क्या सरकार के पास ज़्यादा पावर है या सेंटर के पास ज़्यादा पावर है। तो यहाँ पे इसको लेकर, सर्विस को लेकर, ये फिर आगे फर्दर आपका दे दिया गया 3 जजेस बेंच को कि वो इसको हियर करेंगे। अब यहाँ पे जो ये केस था 2018 का, यहाँ पे कहा गया कि जो एलजी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है,
वो यहाँ पे वो बाउंड है कि उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से तो यहाँ पे एड एंड एडवाइस लेना ही है। इट मीन्स कि कोई भी अगर डिसीज़न लेनी है तो उससे पहले एडवाइस किससे लेना है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। और साथ ही साथ आप देखो यहाँ पे कि पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड यहाँ पे बेयर किया गया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो यहाँ पे अदर इश्यूज़ को देखेंगे, इनको नहीं। साथ ही अगर हम लोग देखें डिसीज़न जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का है, तो यहाँ पे जो भी डिसीज़न काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का होगा वो यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ कम्युनिकेट करना ही होगा। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पे रखी गई जो कि इस केस से निकल कर आए, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट केस है। लेकिन अब समझते हैं कि जो दिल्ली गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहाँ से कैसे निकल कर आए। आज़ादी के बाद से अगर आप देखोगे तो आज़ादी के टाइम पे यहाँ पे पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी इस तरीके से स्टेट को डिवाइड किया गया था, जिसमें कि दिल्ली को स्टेट सी में रखा गया था। फिर 1956 में क्या हुआ, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया तो दिल्ली यहाँ पे यूनियन टेरिटरी बन गया। फिर उसके बाद 1991 में क्या हुआ, 1950 से यहाँ पे 1951 में क्या हुआ कि लेजिस्लेटिव असेंबली यहाँ पे क्रिएट किया गया था, जिसमें कि यहाँ पे इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर रखा गया। फाइन। उसके बाद 1956 में क्या हुआ कि रीऑर्गेनाइजेशन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट निकल कर आया, जिसमें से क्या था कि यूटी, यहाँ पे दिल्ली को यूटी बनाया गया। फिर 1966 में क्या हुआ कि दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट है, जिसमें कि यहाँ पे लिमिटेड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट यहाँ पे प्रोवाइड किया गया दिल्ली में। फिर 1991 में क्या था कि 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यहाँ पे लाया गया और ये बाद में पास किया गया। और फिर 2021 में इसी एक्ट को फिर अमेंड किया गया। तो इस तरीके से आप देखो कि दिल्ली में जो है एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे इवॉल्व होकर आया। लेकिन आज के डेट में जो हम लोग देखते हैं कि काफ़ी टसल है लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच में, तो क्या क्या इश्यूज़ को लेकर होता है। आप देखो यहाँ पे अगेंस्ट द प्रिविलेजेस ऑफ लेजिस्लेचर, अगर हम लोग रूल्स देखें जो फ्रेम किया जाता है, जो भी प्रोसीडिंग यहाँ पे कंडक्ट करना है, यहाँ पे प्रिविलेज का एक पार्ट है, यानी कि हर एक हाउस जो लेजिस्लेचर के है वो अपना अपना प्रिविलेजेस इंजॉय करते हैं। जैसे आप देखो कि एमपीज़ को, लोकसभा एमपी, राज्यसभा एमपी, सबको यहाँ पे प्रिविलेजेस दी गई है। तो यहाँ पे हर किसी को कुछ ना कुछ यहाँ पे फ्रीडम दी गई है, जो कि जिससे कि आप देखो कि यहाँ पे वो अपने रूल्स को फ्रेम करते हैं। ठीक है। उसके बाद नो अकाउंटेबिलिटी ऑफ एलजी एक्शन, अगर हम लोग देखें नो रूल शैल बी मेड बाय द असेंबली टू कंडक्ट इंक्वायरीज। अगर हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस के रिलेशन में देखें तो कोई भी रूल ऐसा नहीं है जो कि असेंबली के द्वारा बनाया गया है कि कैसे कैसे यहाँ पे इंक्वायरी किया जाएगा। एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी जो है ये हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का ये एजेंस है, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर का ही पार्ट है। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हम लोग सेपरेशन ऑफ पावर में भी पढ़े, एंड सेपरेशन ऑफ पावर इट्सेल्फ इंक्लूडेड इन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। साथ ही अंडरमाइन किया जाता है जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है। कई बार आप देखो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, जो कि यहाँ पे अब गवर्नमेंट होंगे, वो यहाँ पे कोई ऑब्लिगेशंस के अंदर, यानी कि कोई भी लॉ को इम्प्लीमेंट करना है, जैसे कोई भी असेंबली के द्वारा यहाँ पे पास किया जा रहा है, तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे असेंबली के लिए। कंसंट्रेशन ऑफ पावर की अगर बात करें, जैसे इस कानून में रखा गया है कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कहने का मतलब है कि कोई भी लॉ जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली से बनाया जा रहा है, तो यानी कि यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑर्डर से बनाया जा रहा है या लेफ्टिनेंट गवर्नर के परमिशन से ही है यहाँ पे। लेकिन वही अगर आर्टिकल 239 AB के बारे में देखें तो यहाँ पे कहा गया है प्रेसिडेंट रूल, जो कि दिल्ली में है। इट मीन्स कि दिल्ली में आप देखो कि प्रेसिडेंट रूल भी रखा गया, जब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेरिटरी इस तरीके से नहीं चलेगा जैसा कि यहाँ पे 239 AA के तहत रखा गया। 239 AA के तहत यहाँ पे आप देखोगे कि सारे प्रोविजंस रखे गए कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली वर्क करेगा। लेकिन अगर उस अकॉर्डिंग दिल्ली काम नहीं करता है, तब यहाँ पे दिल्ली में क्या होगा कि प्रेसिडेंट रूल लगेगा, और प्रेसिडेंट रूल लगने का यहाँ पे रखा गया है 239 AB के तहत। ओके, प्रेसिडेंट रूल इम्पोज होगा कब, जब LG यहाँ पे अपनी रिपोर्ट दे देंगे। तो यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर जब रिपोर्ट देंगे तभी यहाँ पे आपका देखो कि प्रेसिडेंट रूल इम्पोज होगा। फाइन। अगेंस्ट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है, जो एक्ट है इसमें आप देखोगे सिर्फ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, बट ऑल्सो अपटर्न्स द फंडामेंटल प्रिंसिपल, जो कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ NCT दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में यहाँ पे आपका रखा गया है। कंट्रोल ओवर सर्विस डिपार्टमेंट, अगर हम लोग देखें कि जो गवर्नेंस है ये ऑलवेज आप देखो कंटेंशियस इश्यूज बना रहता है, जब से दिल्ली जो है फुल स्टेट का दर्जा नहीं दिया गया, और सर्विस डिपार्टमेंट जो है वो किसके अंदर आ गया है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंदर आ गया। तो कहीं ना कहीं आप देखो कि जैसे चीफ मिनिस्टर अदर स्टेट के काम करते हैं, वैसे दिल्ली को इतना पावर नहीं है, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को। तो इसलिए हर बार आप देखो कि टसल बना रहता है, और कहीं ना कहीं केजरीवाल जी भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं कि उनको उस तरीके का पावर नहीं दिया गया है, पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो ये भी एक आप देखो कि सर्विस डिपार्टमेंट के ऊपर कंट्रोल भी एक बहुत बड़ा इशू है। सो दीज आर द इशूज़ जिसके वजह से हम लोग देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा टशल्स चलते रहते हैं।
वे फॉरवर्ड में कहा जा रहा है कि कोलैबोरेटिव स्ट्रक्चर होना चाहिए। जो हालत आज की डेट में दिल्ली की है और जो चलते आ रहा है दिल्ली की हालत, उस तरीके से तो काम नहीं हो पाएगा। तो जो एपेक्स कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उनके द्वारा यहाँ पे पहले भी कंक्लूड किया गया कि स्कीम्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में ही सेट आउट है और गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991 है, जिसमें कि एक कोलैबोरेटिव स्ट्रक्चर्स आपका रखा गया है डैट कैन बी वर्कड ओनली थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रस्ट। नेक्स्ट है यहाँ पे कि अडॉप्टिंग फाइन मिक्स्ड बैलेंस। अगर हम लोग स्पेशल स्टेटस ऑफ दिल्ली को कंसीडर करें और फंडामेंटल कंसर्न जो कि दिल्ली जो है एक नेशनल कैपिटल है, तो क्या होता है कि जो एक आप देखो कि एक अच्छा खासा हम लोग को मिक्स्ड बैलेंस को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। साथ ही जो पॉलिटिटाइजेशन होती है, पॉलिटाइजेशंस होती है, इसको रिड्यूस करो। पॉलिटिकल मुद्दा बहुत होते हैं और पॉलिटिकल इश्यूज़ बहुत निकल कर आते हैं। तो यहाँ पे जो भी इश्यूज़ आपका पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, ये एक स्ट्रगल फॉर पावर है बिटवीन टू पॉलिटिकल पार्टीज़। तो ये भी आप देख सकते हो कि एक अल्टीमेट अटैक है अगर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नेंस के आइडियल पे देखें। साथ ही क्लियर इंटरप्रिटेशन की अगर हम लोग बात करें तो एक क्लियर इंटरप्रिटेशन है एग्जिस्टिंग लॉज को लेकर इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जो कि यहाँ पे सफिस होगा और हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड। ओके, तो इसको भी इस्टेब्लिश किया गया है और इस्टेब्लिश करना भी है आगे कि एक क्लियर इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। फाइन, अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस है एलजी पावर का दिल्ली में और पुदुचेरी में। ये कई बार आपको देखने को मिलेगा कि पुदुचेरी और दिल्ली में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनके बीच में जो पावर है उसकी डिफरेंस देखने को मिलती है। तो एलजी जो दिल्ली के हैं ये इनके पास ज़्यादा पावर है अगर हम लोग पुदुचेरी के एलजी से रिलेट करें तो दिल्ली के जो एलजी हैं इनके पास एग्जीक्यूटिव फंक्शंस भी हैं जो कि इनको अलाउ करता है कि आप अपने इनके पास ऐसा पावर है कि यहाँ पे पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड से भी ये कनेक्टेड है। ठीक है, लेकिन हाँ यहाँ पे चीफ मिनिस्टर के साथ कंसल्ट करके। साथ ही एलजी ऑफ दिल्ली का आप देखोगे तो यहाँ पे इनको एक कानून है, कानून के द्वारा ही गाइड किए गए हैं जो कि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली है। साथ ही अगर ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ रूल्स दिल्ली रूल्स 1993 देखें तो जो यहाँ पे आपके एलजी ऑफ पुदुचेरी है ये मोस्टली गाइड किए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963 के तहत। तो यहाँ पे आप देखोगे कि दो तरीके के कानून हैं। तो जो कानून यहाँ पे आपका दिया गया है जिसके तहत दिल्ली के एलजी और जो कानून है जिसके तहत पुदुचेरी के एलजी यहाँ पे गाइड होते हैं, तो ये दोनों में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पे आर्टिकल 239 है और 239A है संविधान का। साथ ही यहाँ पे जो ये एक्ट है 2021 का, इसमें क्लियरली अंडरलाइन किया गया कि दिल्ली जो है एक यूनियन टेरिटरी है जहाँ पे सेंटर के पास ज़्यादा प्रोमिनेंट रोल है देन इन द पुदुचेरी। तो पुदुचेरी के जो यहाँ पे एलजी है उनके पास पावर उतनी नहीं है जितना आप दिल्ली के एलजी के पास देखोगे और ये कानून में ही मेंशन्ड है। तो दिल्ली का जो कानून है उसमें ज़्यादा पावर दिया गया है एलजी को, नो डाउट। तो चलिए कुछ कुछ वर्ड्स है उसकी मीनिंग हम लोग यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि फेडरलिज्म है। व्हाट इज़ फेडरलिज्म? फेडरलिज्म कहने का मतलब है कि एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जिसमें कि पावर डिवाइड किया गया है। आप देखो कि हमारे देश में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, हर एक स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट है। यूटी में आप देखो कि यहाँ पे जिस तरीके से अभी दिल्ली पुदुचेरी में देख रहे हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं। साथ ही साथ अगर हम लोग ग्राउंड लेवल पे जाए तो वहाँ पे पंचायती राज लेवल है। ठीक है, तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, पंचायती राज लेवल है। तो इस तरीके से क्या है कि हमारा जो पावर है सरकार का वो बटा हुआ है। तो अगर एक ही स्टेट में आप देखोगे तो सेंट्रल अथॉरिटी और बहुत सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं उनके बीच में जो पावर डिवाइड किया गया है कि आप लोग सबको अपना अपना पावर जो है, सबको पावर दिया गया, सबका अपना अपना फंक्शन है, उस तरीके से काम कीजिए। तो इस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को हम लोग फेडरलिज्म कहते हैं। इट मीन्स की सेपरेशन ऑफ पावर। जैसे दिल्ली में आपका चीफ मिनिस्टर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, तो दोनों की पावर आपका सेपरेट की गई है, अलग अलग है। फाइन, अब इसके आगे आते कैसे कुछ आर्टिकल हैं। आर्टिकल 239, तो 239 रिलेटेड है यूनियन टेरिटरीज, जितने भी हमारे देश में यूनियन टेरिटरीज है उसके एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर यहाँ पे 239 में आपका रखा गया है। 239A है, एक बार अमेंडमेंट हुआ तो ए ऐड हुआ। इसमें क्या है कि लोकल लेजिस्लेचर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को यहाँ पे क्रिएट किया गया था दोनों के लिए। कुछ सर्टेन यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज है तो उसमें आप लोकल लेजिस्लेचर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी देखोगे, जो कि यहाँ पे क्रिएट किया गया था अंडर आर्टिकल 239A। उसके बाद यहाँ पे फिर अमेंडमेंट हुआ तो AA हो गया। अब इसमें स्पेशल प्रोविज़न दिया गया है विद रिस्पेक्ट टू दिल्ली, क्योंकि दिल्ली हमारा यहाँ पे कैपिटल है, तो इसलिए दिल्ली को आप देखते हो कि यहाँ पे स्पेशल स्टेटस देना ज़रूरी है। तो इसलिए यहाँ पे आर्टिकल 239A को ही यहाँ पे अमेंड किया गया, जो कि दिल्ली के लिए स्पेशल स्टेटस रखा गया। फाइन, उसके बाद अगर हम लोग देखें 239AB में रखा गया है कि प्रोविज़न इन केस ऑफ
फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। जैसे कि आप देखो कि प्रेसिडेंट रूल का भी यहाँ पे रखा गया है अंडर आर्टिकल ए भी, कि अगर यहाँ पे कोई भी यूनियन टेरिटरीज़ है, अगर वो संविधान के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल इम्पोज होता है। तो अगर दिल्ली या कोई भी यूनियन टेरिटरीज़ में आपका प्रेसिडेंट रूल इम्पोज होता है तो वो अंडर आर्टिकल 229 ए बी के तहत होता है। ओके, सो गाइस आई होप कि आपके सामने इतनी बातें तो क्लियर होगी एटलीस्ट इस दिल्ली को लेकर, और जो भी यहाँ पे फेडरलिज्म का फंडा है, यूनिक स्टेटस ऑफ दिल्ली। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल जो कि है इलेक्शंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पे सेकेंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द थीम जो कि है यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इलेक्शन इंटीग्रिटी, इसको यहाँ पे लाया गया है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है जो कि एक लीडिंग कोर्ट है हमारे इलेक्शंस का इंटीग्रिटी का, जिसको कि इस्टेब्लिश किया गया है, और यहाँ पे एक समिट फॉर डेमोक्रेसी है, उसी में इसको फॉलोअप किया गया। तो समिट फॉर डेमोक्रेसी जो कि एक इनिशिएटिव था यूएस प्रेसिडेंट का, और इसको 2021 में ही होस्ट किया गया था। अगर हम लोग समिट फॉर डेमोक्रेसी का पार्ट देखें तो ईयर ऑफ एक्शन में इंडिया जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक लीडिंग डेमोक्रेसी कोर्ट है ऑन इलेक्शन इंटीग्रिटी। इसमें क्या है कि शेयरिंग है नॉलेज का, टेक्निकल यहाँ पे एक्सपर्टीज़ का, एक्सपीरियंस का, जो कि अदर डेमोक्रेसीज़ के साथ है पूरे वर्ल्ड में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो यहाँ पे प्रपोज किया गया है कि कुछ ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करना है, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम देना है जो कि इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज़ के लिए, और साथ ही साथ टेक्निकल कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करना है एज़ पर नीड्स जो कि अदर यहाँ पे इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज़ है। ओके, तो चलिए ये तो बातें यहाँ पे रही, लेकिन अब हम लोग समझते हैं इलेक्शन और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो जो इंट्रोडक्शन है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ का, वो भी इलेक्ट्रल प्रोसेस में, तो यहाँ पे आप दो चीज़ें जनरेट हो रही है। फर्स्ट वन इंटरेस्ट एंड सेकंड है कि कंसर्न जो कि वोटर्स को लेकर है। साथ ही मोस्ट जो इलेक्ट्रल मैनेजमेंट बॉडीज़ हैं वर्ल्ड में, यहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ हो रहा है, और इसका एम है कि इलेक्ट्रल प्रोसेस को इम्प्रूव करना। फाइन, तो अगर यहाँ पे हम लोग आईसीटी की बात करें, आईसीटी क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इसमें अगर हम लोग बात करें तो इसमें दो तरीके से प्री इलेक्शन एक्टिविटीज़ है और इलेक्शन डे एक्टिविटीज़ है। तो इलेक्ट्रल रोल्स मैनेजमेंट सिस्टम में अगर हम लोग देखें तो ऑटोमेटिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फील्ड फंक्शन है जो कि एक स्टैंडर्डाइज एप्लीकेशंस के थ्रू है और डेटा फॉर्मेट के थ्रू है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें डिजिटाइजेशन जो कि इलेक्ट्रल रोल्स का है, और इलेक्ट्रॉल्स फोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड का भी है, एपिक जिसे कहते हैं कि इलेक्ट्रॉल्स का जो है फ़ोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड और इलेक्ट्रल रोल्स, इसका डिजिटाइजेशन करने की बात की जा रही है। साथ ही पोलिंग पर्सनल पार्टी, रैंडमाइजेशन ऑफ ईवीएम और माइक्रो ऑब्जर्वर, इन सबको भी ड्राफ्ट करना है। इलेक्शन डे के दिन क्या एक्टिविटीज़ होती है? सबसे पहले कि कम्युनिकेशन प्लान होना चाहिए इलेक्शन यहाँ पे ट्रैकिंग का, साथ ही साथ इम्प्लीमेंट करना है कम्युनिकेशन डिटेल्स, साथ ही साथ आप देखो कि वेब कास्टिंग है, वीडियो स्ट्रीमिंग है, जो पोल प्रोसीडिंग है। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें कि इलेक्शन के बाद क्या करना है, तो रिज़ल्ट आता है और ट्रेंड देखने को मिलता है कि किस तरीके से यहाँ पे कौन सी पार्टी को कितना वोट मिला। साथ ही अदर एक्टिविटीज़ जो कि इलेक्शन से रिलेटेड है, तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करना कुछ एक्टिविटीज़ में, जैसे कि कैसे यहाँ पे डिज़ाइन करना है, होस्ट करना है जो CEO वेबसाइट है, साथ ही होस्टिंग करना है इलेक्ट्रल रोल्स का, साथ ही वेबसाइट वगैरह है जिससे कि जो लोगों की परेशानी है उसका यहाँ पे जवाब मिल सके, कस्टमाइज यहाँ पे वेब पोर्टल वगैरह है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ है जो कि यहाँ पे बताई जा रही है इलेक्शन से रिलेटेड। लेकिन अब हम लोग समझते हैं कि टेक्नोलॉजी का अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्शन के दौरान यूज़ करते हैं तो इससे क्या फ़ायदा होगा। आप देखो जो इलेक्ट्रल फ्रॉड है वो कहीं ना कहीं कम हो पाएगा। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे तो उससे कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी निकल कर आएगा, और जो रिज़ल्ट है पब्लिक के सामने जो रिज़ल्ट निकल कर आएगा वो बेटर तरीके का होगा, और इसमें मोर डिटेल्ड फॉर्म वगैरह भी होंगे। ये जो ट्रांसपेरेंसी है इससे क्या होगा कि जो गलत तरीके की एक्टिविटीज़ है वो कम हो पाएगी, और जो हम लोग बार बार कहते हैं कि फेयर और डेमोक्रेटिक इलेक्शन प्रोसेस होना चाहिए, तो इसको हम लोग इंश्योर कर पाएंगे। साथ ही यहाँ पे क्या होगा कि एक्यूरेसी हो पाएगा, जो भी वोटर्स रजिस्टर कर रहे हैं तो एक्यूरेसी जो है इम्प्रूव हो पाएगा। जैसे कि आप देखो ब्राज़ील वगैरह में क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटर जो रजिस्ट्रेशन सिस्टम है वो यहाँ पे ऐसा क्रिएट किया गया था जिससे कि वोटर को प्रिवेंट किया जाए कि वो एक से ज़्यादा लोकल रजिस्ट्री नहीं करा पाए। तो इसलिए यहाँ पे आप देखो कि लोकल रजिस्ट्री जो है एक से ज़्यादा नहीं करा पाएंगे अगर हम लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे तो। साथ ही जो एसेसिबिलिटी है वो इम्प्रूव हो पाएगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए तो इंडिया में जो है इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि 1 वे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन है पोस्टल बैलेट का। ठीक है,
साथ ही अगर हम लोग देखेंगे तो इससे क्या होगा कि वोटिंग जो है ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेसिबल है उन सारे सर्विस वोटर को जो कि हमारे देश में ऐसी सर्विस में है जो कि छुट्टी लेकर वोटिंग देने नहीं आ सकते, फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं अपने रजिस्टर्ड कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो उनके लिए यहाँ पे पोस्टल बैलेट का जो सर्विस स्टार्ट किया गया है तो ये और ज़्यादा बेटर है कि लोग अगर जैसे बॉर्डर में है, आर्मी में है या फिर इंडिया से बाहर अगर उस दौरान है तो उनको भी ये अधिकार है कि वो मेल के थ्रू, मैसेज के थ्रू जो है अपना वोट प्रोवाइड कर सकें। साथ ही इफ़िशेंसी बढ़ेगा, इफ़िशेंसी गेन हो पाएगा इलेक्शन ऑफिस मैनेजमेंट प्रोसेस में। टेक्नोलॉजी से क्या होता है कि काम फास्ट होता है और एक्यूरेसी के साथ होता है, तो इसलिए ये भी चीज़ें हो पाएगी। साथ ही वोटिंग जो परसेंटेज है वो इम्प्रूव हो पाएगा। इंटरनेट की बात करें तो स्पेशली आप देखो कि यूज़फुल होगा वोटर आउटरीच का। साथ ही साथ यंगर वोटर्स जो होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे वोट कर पाएंगे। साथ ही डिसेमिनेट होगा इलेक्शन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। जो एजेंसीज़ है इसमें आप देखो कि कुछ इन्फॉर्मेशंस जो है वो यहाँ पे बेटर तरीके से जा पाएगा वेबसाइट के थ्रू, ई न्यूज़ लेटर के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, पॉडकास्ट के थ्रू। तो अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो आप जानते हो कि प्रचार प्रसार करने में भी बहुत सारे यहाँ पे मीडियम है जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ जो इलेक्शन रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो घर घर जाकर लोगों तक नहीं पहुँचाना है, तो इससे अच्छा है कि आप जो है पॉडकास्ट कर दो, सोशल मीडिया के थ्रू जो है यहाँ पे पब्लिश कर दो, तो सारे लोगों तक पता चल जाता है। तो ये एक ईजी मीडियम है जिससे कि लोगों को एक्सेस मिल पाता है। सो टेक्नोलॉजी का यूज़ करना इलेक्शन के दौरान इज़ फार बेटर। लेकिन फिर भी आप देखो कि टेक्नोलॉजी को अगर हम लोग इलेक्शन में यूज़ करेंगे तो इससे एक तरफ अगर अच्छी पॉइंट है तो दूसरी तरफ नेगेटिव पॉइंट्स भी है। तो क्या क्या है चैलेंजेस? सबसे पहले है कि हम लोग यहाँ पे डीप फेक में यूज़ करते हैं। आपको पता है कि र्यूमर्स इतना 6 टाइम्स फास्टर जो है हमारे देश में नहीं वर्ल्ड वाइड ये सराउंड स्प्रेड होता है। तो इसलिए जो भी डीप फेक न्यूज़ है उसके सर्कुलेट होने में टाइम नहीं लगता और उस पर बिलीव करना भी बहुत आसान हो जाता है। तो ऐसा हो सकता है, फॉर एग्जांपल आप देखो जो पहले के चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे टी एस कृष्णामूर्ति, उनका यहाँ पे डीप फेक वीडियो जो है सर्कुलेट हो गया था ईवीएम हैकिंग का। तो आप जानते हो कि ईवीएम हैक करना इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग, बट उस समय एक ऐसा वीडियो सर्कुलेट हो गया था जिससे कि हर लोग मानने लगे थे कि हाँ ईवीएम हैकिंग इज़ वेरी इजी और ईवीएम को हैक किया जा सकता है जिसमें कि हम लोग वोट करते हैं। तो एक ट्रस्ट डेफिसिट हो जाता है लोगों का इस तरीके के सिस्टम के ऊपर। तो ये टेक्नोलॉजी के ही कारण हुआ। सेकेंड है कि वोटर मैनिपुलेशन है। फॉर एग्जांपल आप देखो कि कैम्ब्रिज एनालिटिका का जो केस हुआ था जिसमें ये था कि एक ऐसी कंपनी है जिसमें कि फेसबुक ने अपने सारे जो यूज़र्स हैं उनकी प्रोफाइल को उन्होंने डेटा को सेल कर दिया था कैम्ब्रिज एनालिटिका को। और ये भी काम किए थे डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंशियल कैंपेन में, जो प्रेसिडेंट बन कर आए थे अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप। तो ये भी कहा गया था कि कुछ ऐसी कंपनी है जो कि डेटा की सेल परचेज में काम करते हैं और उसकी वजह से जो है कुछ भी हो सकता है। जैसे कि हमने यहाँ पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन यूएसए का देखा था, ये एकदम से गजब के इंसान थे डोनाल्ड ट्रंप, जो कि बिल्कुल भी डिज़र्विंग नहीं थे, लेकिन वो भी प्रेसिडेंट के पोस्ट पे जीत के आ गए थे जस्ट बिकॉज ऑफ इस टेक्नोलॉजी का। साथ ही साइबर सिक्योरिटी रिस्क भी है। साइबर सिक्योरिटी रिस्क से आप देखते हो कि एक सिग्निफिकेंट थ्रेट देखने को मिलता है इलेक्टोरल प्रोसेस का। जैसे कि आप देखो कि फॉर एग्जांपल जो रशियन इंटरफ्रेंस का जो है एलिगेशन लगा था 2016 की यूएसए में, तो ये भी कहा गया था कि कंप्यूटर्स वगैरह को हैक कर लिया गया था जिसमें कि बहुत सारे वोट जो दूसरे पार्टी के हैं वो यहाँ पे जो पार्टी जीत कर आए थे उनके झोली में गिर गया था। साथ ही यूनिवर्सलिटी एक्सेस ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे अगर हम लोग अपने ही देश में देखें तो कितने ही लोग हैं जो कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर पा रहे हैं और जो कि टेक्नोलॉजी फ्रेंडली भी है। हमारे यहाँ आप देखो कि मोर देन 60% जो पीपल है वो आज भी गांव में रह रहे हैं। गांव में मोबाइल की इस्तेमाल तो हो रही है नो डाउट, बट कितनी यहाँ पे विमेंस है, घर की महिलाएं हैं जिनको कि मोबाइल फ़ोन का एक्सेस है। तो कहीं ना कहीं ऐसे वोटर्स भी छूट जाएंगे या फिर ऐसे वोटर्स को इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा जस्ट बिकॉज क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी का कोई साधन नहीं है। साथ ही लैक ऑफ अवेयरनेस भी है वोटर्स का। वोटर्स में आप देखोगे कि बहुत ही लिटिल कंट्रोल है, जैसे वो सोशल मीडिया के द्वारा प्रोफाइल किए जाते हैं और कैसे कुछ कंटेंट जो यहाँ पे सर्कुलेट हो रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट होता है। तो ये भी एक लैक ऑफ अवेयरनेस ही देखने को मिलता है। सो दीज आर द चैलेंज, क्योंकि जो एक कॉमन चैलेंजेस है हमारे टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के ऊपर। बट फिर भी यहाँ पे वे फॉरवर्ड बताया जा रहा है कि वोटर प्रोटेक्शंस जो है ऑनलाइन स्पेस पे होना चाहिए। डेटा लोकलाइजेशंस जो है इससे क्या हो पाएगा कि जो वोटर प्रोटेक्शंस है उसको एक्सटेंड किया जा सकता है, इसमें मदद मिल पाएगा ऑनलाइन स्पेस में। साथ ही अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म जो है वो बिग टेक कंपनीज़ को यहाँ पे मिल पाएगा। रेगुलेटर्स को यहाँ पे ऑर्डर देना चाहिए कि अपनी जो डेटा है उसको शेयरिंग करने से स्टॉप करें विद देयर पेरेंट कंपनीज। तो बहुत सारे छोटे छोटे कंपनीज़ होते हैं जो कि अपने पेरेंट कंपनी जो एक मेन कंपनी होते हैं उनके साथ भी वो डेटा वगैरह शेयर करते हैं।
रिकॉग्नाइज़ करना है और पनिश करना है जो साइबर इंटरफेरेंस है। डोमेस्टिक लॉ है, किसी भी देश का जो कानून होता है उसको रिकॉग्नाइज़ करने की ज़रूरत है और जो साइबर इंटरफेरेंस है उसको पनिश करने की ज़रूरत है। डेडिकेटेड साइबर सिक्योरिटी यूनिट भी होना चाहिए इलेक्शन कंडक्टिंग इंस्टीट्यूशन में। तो इससे क्या हो पाएगा कि वो डेडिकेटेड साइबर सिक्योरिटी यूनिट को जो है इस्टेब्लिश कर सकेंगे, जिससे कि वो जो है उनको साइबर थ्रेट्स के अगेंस्ट में प्रोटेक्ट मिल सके। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे करना ज़रूरी है, क्योंकि आज के डेट में अगर हम लोग इलेक्शन में देखें तो बहुत ही ज़्यादा ह्यूज करप्शंस है, साथ ही इनफ्लो आउटफ्लो ऑफ मनी बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी इसलिए भी करना है क्योंकि सारी चीज़ें अंडर कंट्रोल हो सके। ओके, सो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट इलेक्शंस एंड टेक्नोलॉजी। इसमें आपको प्रॉस एंड कॉन्स एंड कहते हैं कि एवरी कॉइन हैज़ टू साइड, तो उसी तरीके से हमने दोनों पहलू देखा एंड बहुत अच्छे से वे फॉरवर्ड हमने यहाँ पे डिस्कस किया। ओके, सो आज के लिए इतनी ही रखते हैं, फिर कुछ आर्टिकल्स हैं जो कि हम लोग नेक्स्ट लेसन में इसे भी कंप्लीट कर देंगे। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड माय फेवरेट टॉपिक जो कि है विमेन इन जुडिशरी। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग फिर से फ्रेश टाइप से, एंड ऐसे ही आपकी जो प्रिपरेशन है वो चलती रहनी चाहिए। विज़न है इसकी टेस्ट सीरीज़ भी अगर आप लोग को ज्वाइन करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी है, उस ईमेल आईडी में आप लोग मेल करके फर्दर जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको गेन कर सकते हैं। सो गाइज दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस लेसन, और इस लेसन से आपको ज़रूर कोई ना कोई फ़ायदा हुआ होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिले होंगे। तो मिलती हूँ कल इसी टाइम पे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।